नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट को लेकर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप CGL 4 का फॉर्म भरना चाहते हैं या BPSC AEDO का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है वो प्रोविजनल मूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, NCL, EWS, NOC और अन्य जो डॉक्यूमेंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत लोग ये पूछते हैं कि मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? मेरे पास प्रोविजनल है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? मेरे पास अभी तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो जब पिछली बार फॉर्म भराया था तो उसका एक जो है सैंपल हम लेकर आए हैं। इसमें क्या क्या मांगा गया था तो देखिए, सबसे पहले एजुकेशन मांगा गया था, फिर सब्जेक्ट मांगा गया था, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स, फिर परसेंटेज और फिर सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर, मतलब दोनों में से कोई एक मांगा गया है यहाँ पर। सर्टिफिकेट नंबर ऑब्लिक मार्कशीट नंबर, ठीक है, और सर्टिफिकेट इशू डेट। मतलब अगर आपके पास फॉर्म भरते समय या फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले मार्कशीट या सर्टिफिकेट में से कोई एक भी अगर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास है तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि अगर आप फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अगर इशू करवा लेते हैं, दोनों इशू हो जाता है तो वो आपके लिए सबसे बेहतर स्थिति है, ठीक है। लेकिन आप किसी एक के साथ भी फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कंफ्यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है और मुझे जो है वो ओरिजिनल ना मार्कशीट मिला है और ना ही जो है सर्टिफिकेट मिला है, तो क्या वो इंटरनेट के मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं? तो आप देखिए, इसमें जो है ना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इशू डेट डालना होगा, और जब आपका ओरिजिनल आएगा तब वो डेट चेंज हो जाएगा। भले ही आप अभी क्वालिफाई हो गए हैं, ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, लेकिन जब तक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं मिलेगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इशू करवा के तब फॉर्म भरिएगा। अगर आपके पास एक भी चीज है अभी तो DB के टाइम में जो है वो आपको कंसीडर कर लिया जाता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अब दूसरा चीज जो है वो आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर है। देखिए, जो ज्यादातर लोग हैं ना वो 3 तरह की कैटेगरी में जो है आरक्षण का प्रमाण पत्र बनाते हैं। एक तो SC ST वाले बनाते हैं, दूसरा जो होता है वो NCL बनाते हैं, और तीसरा जो होता है वो आपको EWS बनाते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आप लोग जान जाइए कि जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST, BC EBC EWS, उन सभी को निवास प्रमाण पत्र बनाना ही पड़ेगा। उनको सबसे पहले ये प्रमाण देना होगा कि वो बिहार के अस्थायी निवासी है। तो निवास प्रमाण पत्र वो लोग बनाएंगे, और निवास प्रमाण पत्र कोई भी लोग जो है अपने पिता के नाम से, मतलब उनका व्यक्ति का नाम रहेगा, जैसे आप हैं तो आपका नाम रहेगा और आपके पिता का नाम उसमें रहेगा, ठीक है, और आपके पिता के अंचल से ही वो बनेगा। तो अब देखिए, जो SC ST वाले हैं तो आप लोग जानते हैं कि SC ST वाले को जो है SC ST प्रमाण पत्र बनता है, और दूसरा आपको निवास प्रमाण पत्र। ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। इस दोनों को आप लोग जो है वो अपने अंचल से बनवा सकते हैं। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या ब्लॉक लेवल से मान्य है या ऊपर अनुमंडल और जिला में बनवाना पड़ेगा? तो आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है ब्लॉक लेवल का भी मान्य है, मतलब उसको CO या RO के निर्गत के द्वारा भी वैलिड किया गया है। तो इसलिए इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो कंफ्यूजन है वो देखिए आपको NCL को लेकर है। तो जो भी NCL बनवाना चाहते हैं, बिहार में 2 तरह का NCL का कैटेगरी है, एक है बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग और एक है EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग। दोनों का NCL बनता है, लेकिन आप अपना कैटेगरी जो है वो फॉर्म भरते समय और कास्ट जो है वो सही से सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप BC की जगह EBC या EBC की जगह BC कर देते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए ये बहुत सावधानी से भरना। और ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए, NCL बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, इस तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है ना आपका आजीवन मान्य है, मतलब आपने कभी भी पीछे बनाया है तो उसकी मान्यता हमेशा रहती है। आय प्रमाण पत्र जो होता है इसकी मान्यता 1 वर्ष के लिए रहती है। जिस तिथि को यह निर्गत होता है तब से लेके 1 साल तक इसको माना जाता है, ठीक है।
अब बहुत लोग जो है इसमें जाति और निवास को लेकर कंफ्यूज है। तो एक बात आप समझ लीजिए, किसी भी कैटेगरी के लोग हो, जाति और निवास जो है उसमें आपका नाम रहेगा, आपके पिताजी का नाम रहेगा, और आपके पिताजी का जो अस्थायी निवास जिस अंचल में है उसी अंचल से वो निर्गत होना चाहिए, उसी अंचल के एड्रेस से और उसी अंचल कार्यालय से निर्गत होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। जाति और निवास के केस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र जो है, बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि वो नौकरी में है तो क्या उनके इनकम के स्लिप से बनेगा या उनके पिताजी के इनकम के स्लिप से बनेगा। देखिए, इसमें एनसीएल कैटेगरी में जो होता है ना, आय प्रमाण पत्र आपके पेरेंट के इनकम पर जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो इसमें भले ही आप जॉब में चले गए हैं, आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा आपके पिताजी के इनकम से, ठीक है, या फिर आप पेरेंट मान लीजिए आपके गार्जियन के इनकम से बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आपके पिताजी का नाम रहेगा, आपके दादाजी का नाम रहेगा, और तब जो आय प्रमाण पत्र निर्गत होगा। उसमें आपका नाम नहीं रहेगा। आपका नाम रहेगा तब ना आपका इनकम का जरूरत है। लेकिन नियम यही है कि आप आय प्रमाण पत्र बनवाने में अपना नाम नहीं बल्कि आप अपने पिताजी का नाम और अपने दादाजी के नाम के साथ अप्लाई कीजिए, और फिर वही प्रमाण पत्र को लगाइए। एनसीएल अप्लाई करने से पहले एनसीएल आसानी से बन जाएगा। इसमें एक और कंफ्यूजन है कि एनसीएल की वैलिडिटी क्या होती है। देखिए, एनसीएल की भी वैलिडिटी 1 साल है, 1 ईयर। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर 1 साल से पुराना भी हो जाता है तो एक शपथ पत्र आता है 18B। तो 18B शपथ पत्र के द्वारा जो है उसको जो आयोग कंसीडर कर लेता है। लेकिन आप लोग किसी झंझट में नहीं पड़िए, सीधा सीधा जो है अभी बनवा लीजिए, ठीक है, आपके लिए जो है बहुत सेफ रहेगा। और एक और कंफ्यूजन है जो महिलाओं के केस में है। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, मतलब जाति प्रमाण पत्र और जो क्रीमी लेयर रहित मतलब एनसीएल प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के नाम में उन पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर जो है आरक्षण का लाभ नहीं हो। मतलब जो विवाहित महिला हैं उनको अपना एनसीएल और जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो पिता के नाम से, मतलब उनका नाम रहेगा, उनके पिता का नाम रहेगा, और उनके पिता का जहाँ निवास है उसी अंचल कार्यालय से निर्गत होना चाहिए। एकदम स्पष्ट लिखा गया है। आप लोग समझ गए होंगे, पति का नाम नहीं बल्कि अपने पिता का नाम उसमें डलवा के बनवाइएगा। अब आगे देखिए, आगे जो है इसमें कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस जो होता है वो आप लोग जानते हैं कि फैमिली इनकम उसमें काउंट होता है। तो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का जो है फैमिली इनकम के साथ आपको बनाना पड़ेगा। अगर कोई जॉब में है तो फैमिली इनकम में आपका भी इनकम उसमें इंक्लूड है तो उसको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के केस में अलग बात हो जाती है। और लेटेस्ट जो है बनवाइए, ये लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो जाता है। जैसे अभी 25-26 चल रहा है, अगर मान लीजिए किसी का अप्रैल के बाद का बना हुआ है तब सही है, वो चल जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले का है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इसमें भी वही केस है, विवाहित महिला वाला केस। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में पति के अस्थायी निवास और अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के साथ निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवाहितर महिला बिहार की मूल निवासी है और जो है वो 1 वर्ष के लिए जो ये जो ईडब्ल्यूएस है, आय पर परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, इसको मान्य किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी किसी भी कैटेगरी में 1 साल के लिए होता है। अब ईडब्ल्यूएस बनवाने में विवाहित महिला के साथ एक कंडीशन जोड़ा गया है, तो अपना इनकम सर्टिफिकेट अपने पति के नाम से बनवा सकती है, लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो आपको अपने पिता के अंचल से बनवा के देना पड़ेगा, तभी आपको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस का भी वैलिडिटी 1 साल है और आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 साल है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर जो है एक और लाइन लिखा गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना जरूरी है। मतलब जितना भी प्रमाण पत्र है, चाहे वह सर्टिफिकेट है, चाहे वह रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो सब आपको लास्ट डेट से पहले का होना ही चाहिए। अगर फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो जाता है तो एक्सटेंडेड लास्ट डेट तक होना चाहिए। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या हम अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट की महिला है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे भले ही आप महिला है लेकिन आपको जो है
पुरुष अनारक्षित श्रेणी, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, अनरिजर्व पुरुष यानी मेल, इसी कैटेगरी में जो भी अदर स्टेट के लोग हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको जो है इसी में आपको फॉर्म भरना होगा। ये चीज है। उम्र सीमा को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, तो उम्र सीमा आप लोग को 21 वर्ष दिया गया है और दोनों फॉर्म में 1/8/2025 को जो है बनाया गया है आधार। यहाँ से अगर आप 21 साल माइनस कर लेते हैं, 21 ईयर माइनस कर लेते हैं तो हो जाता है 1/8/2004। अगर इसके पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए किसी का 2/8/2004 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, मतलब 1/8/2004 के बाद है आपका जन्म तिथि तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। और बीएसएससी वाला में जो है आपको आरक्षण का जो है 1/8/2022 मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन बीपीएससी एईडीओ में नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और देख लीजिए उस हिसाब से आप जो है उस रेंज में आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है ना 5 अवसर वाला बात पूछ रहे थे कि 5 अवसर किन के लिए, जो 5 चांस जो लिखा गया है वो किसके लिए। तो देखिए बिहार सरकार ने जो है ना एक अपना जो है वो लेटर इशू किया है, संकल्प संख्या जो है 22,218 दिनांक 12/12/2022। इसमें लिखा गया है कि जो लोग बिहार सरकार में नौकरी करते हैं पहले से, उनको बिहार के किसी भी आयोग में अलग अलग मैक्सिमम 5 बार अवसर दिया जाएगा। जैसे बिहार एसएससी का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 5 बार बिहार एसएससी में आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको 5 बार उसमें मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है 5 अवसर आपको दिए जाते हैं, अलग अलग आयोग के लिए अलग अलग। ठीक है। तो वही इसमें जो आप 5 अवसर वाला देख रहे होंगे, जो बिहार सरकार में नौकरी करते हैं पहले से, उन्हीं के लिए यह नियम लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई नियम या अदर गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। अब देखिए, अब अगला है आपका जो प्रावधान है, उसमें एक और चीज था एनओसी को लेकर के, जो बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं कि क्या फॉर्म भरते समय एनओसी जरूरी है। देखिए जब आप फॉर्म भरते तो आपसे एनओसी मांगा जाता है जरूर, हर एक सर्टिफिकेट नंबर और हर एक जो उसका इशू डेट मांगा जाता है, तो ये भी आपको मांगा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास एनओसी निर्गत नहीं हो पाता है किसी कारणवश से, तो आप क्या कीजिए कि अपने कार्यालय में अप्लाई करके और उसका रिसीविंग प्राप्त कर लीजिए। एनओसी की जगह पर जो है आप अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर, जिस लेटर से जो आप अगर ज्वाइन किए होंगे अपने जॉब में, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिला होगा या ऑफर लेटर जो मिला होगा, उसका जो है सीरियल नंबर और डेट के साथ भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे इन जनरल जो है बिहार एसएससी के फॉर्म में जो है ये सब नहीं मांगा जाता है, बीपीएससी वाले में मांगा जाता है। तो देख लीजिएगा, अगर मांगा जाएगा तो ये दे के आप फॉर्म भर सकते हैं और जिस समय जो आपका डीबी होगा उस समय तक आप अपना एनओसी ले लीजिएगा। हालांकि एनओसी नहीं भी मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई विभाग जो है वो दूसरे विभाग में नौकरी करने से रोक सकता है, उसका भी और उपाय है जो हम उस समय डिस्कशन करेंगे। तो अभी बस यही चीजें हैं। जो भी अगर आपको कंफ्यूजन रह गया इसके बावजूद भी हम ये प्रयास किए हैं कि इस वीडियो के द्वारा कि आपका जो कंफ्यूजन था एनओसी को लेकर के, सर्टिफिकेट को लेकर के और जो रिजर्वेशन को लेकर के, उसको दूर करने का प्रयत्न करूं। और कुछ भी अगर बचा रह गया तो उसको आप लोग जो है वो कमेंट करेंगे और फिर अगर हम होगा तो उस इशू को लेकर आएंगे। अब जिनका डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिसमैच है किसी के फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, तो आप उसको जो है कृपया ठीक करवा लें। आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी को जो है बेस वहाँ पर माना जाता है। ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक करवा लें। ये चीजें हैं। अब देखिए बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग जो है बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस एनालिसिस को लेकर आएंगे, जिसमें जो हम लोग बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का लिस्ट क्या है, तो उसका लिस्टिंग करेंगे, सिलेबस का अच्छा से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है बुक लिस्ट और अन्य रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।